हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट 2 नंबर और 3 नंबर वाले प्रश्नोत्तर की। वीडियो को अंत तक देखिएगा बच्चों, एक एक प्रश्न तैयार जरूर कर लीजिएगा। आप लोगों को एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बाकी आप लोगों की तैयारी चल ही रही होगी। जिन बच्चों ने नोट्स लिया होगा तो प्रॉपर तैयारी कर ही रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं, आप लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। बाकी नोट्स का क्या प्राइस रहता है सर, तो बच्चों आप लोगों के लिए मात्र 100 रुपये चार्ज रहता है नोट्स के लिए। जो बच्चे नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं तो नोट्स ले सकते हैं और प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं। नोट्स के लिए क्या प्रोसेस है सर, तो नोट्स के लिए मात्र आपको 100 रुपये देने पड़ते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर बच्चों मेरा आप लोग नोट कर सकते हैं, है ना, 96 85 29 91 49। ये हमारा पर्सनल नंबर बच्चों 9685299149। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आप लोग देख सकते हैं ऑल चैप्टर नोट्स है, ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट है ना। इसके बाद शॉर्ट नोट्स हैं बच्चों और फार्मूला सेट है। ये सारा चीज़ आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 100 रुपये में। तो जो बच्चे चाहते हैं नोट्स लेना तो भाई कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, मूल आवेश किसे कहते हैं, इसका मान कितना होता है। तो बच्चों जो पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है या तो इलेक्ट्रॉन होता है या तो प्रोटॉन होता है बच्चों। इन पर जो आवेश का मान है बच्चों, इन पर जो आवेश का मान होता है न्यूनतम मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान है बच्चों वही उसका मूल आवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? मूल आवेश। और इसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक, क्लियर बच्चों। चलिए, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं। यदि हमारे पास बच्चों 2 आवेश हैं जो कि विजातीय है ना, सजाती नहीं है, और बच्चों अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो इस निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यदि 2 बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान के चलते हैं बच्चों 2L मान के चलते हैं 2A, तो 2 हमारे पास विजातीय आवेश हैं एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं, तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आवेश का क्वांटमीकरण क्या कहलाता है। जैसे बच्चों कोई निकाय है, इस निकाय पर जो टोटल आवेश है वो एक आवेश पर, है ना, कितना मान है बच्चों, है ना, आवेश भाई एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है इसके मल्टीपल के बराबर होगा। यहाँ पे प्लस माइनस भी दे सकते हो। यानी किसी निकाय पर बच्चों बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो टोटल आवेश कितना होगा। जैसे मैं कहता हूँ एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है उसके मल्टीपल के बराबर होगा कुल निकाय का आवेश। ठीक है, यानी बच्चों प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा के पूर्ण गुणज में होता है। ये चीज़ मैंने बताया कि टोटल निकाय का जो आवेश है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में होता है। यदि किसी आवेशित पदार्थ पर, है ना, आवेश की मात्रा Q हो बच्चों, तो Q बराबर प्लस माइनस N फार्मूला, जहाँ N बराबर 1 2 3 4 होता है और E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता। विद्युत आवेश के इस गुण को ही हम विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर। क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना। क्वांटमीकरण का मतलब ये होता है कि टोटल जो आवेश है बच्चों, है ना, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज में होता है। पूर्ण गुणज का मतलब होता है n बराबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यहाँ रखेंगे। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान तो हमको पता ही है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य किसी निकाय पर जो टोटल आवेश का मान है वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज में होता है। ओके, यही चीज़ बच्चों आवेश का क्वांटमीकरण है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए, मात्रक बताना है बच्चों। आप इतना सिंपल वे में इसको समझा सकते हैं कि सर हमारे पास 2 आवेश हैं, एक +Q आवेश है, दूसरा -Q, दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए 2L। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है, एक आवेश और दोनों के बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। सही है, बिल्कुल सही है सर। इसका मात्रक बताओ। आवेश का मात्रक होता है कूलम और दूरी का होता है मीटर, तो कूलम मीटर हो गए बच्चों। ठीक, कूलम मीटर हो गया, यही तो पूछा था, मात्रक बताना है तो कूलम मीटर इसका मात्रक हो गया।
ये वाला प्रश्न तो आपसे बन जाएगा आसानी से। कूलाम की व्युत्क्रम बल का नियम बताओ, उनकी सीमाएं बताना बच्चों। कूलाम की व्युत्क्रम बल का नियम आप सबको पता है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। देखो भाई, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस अच्छे से करो। हमारे पास Q1 है और r दूरी पर बच्चों Q2 है। क्या है? Q2 है। तब कूलाम ने कहा कि दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के भर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को मिला दें बच्चों, Q1 Q2 बटा r स्क्वायर, तो F बराबर कितना हो जाएगा? K Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। ऐसा ही पद्धति में K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है बच्चों। तो जब K का वैल्यू पुट करेंगे तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, Q1 Q2 बटा r स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका नियम है सर? तो ये नियम है अपने कूलाम का नियम। तो इसकी दो सीमाएं लिखना बच्चों। ये व्युत्क्रम बल के कूलाम के व्युत्क्रम बल का नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है। यह केवल उन आवेशों के लिए सत्य होता है जो विराम अवस्था में होते हैं। किस अवस्था में बच्चों? विराम अवस्था में होते हैं। ठीक, तो दो सीमाएं हैं। देखिए, हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो बच्चों आपके काम का होगा। यदि हम आपसे कह दें कि आवेश का मूलभूत गुण लिखिए, तो आवेश क्वांटमीकरण होता है, Q बराबर NE होता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना तो नष्ट किया जा सकता है बच्चों, है ना। तीसरा है ये आवेश योज्य होता है, मतलब जो टोटल आवेश है उनके भिन्न भिन्न बिंदुओं पर उपस्थित निकाय के टोटल बीजगणितीय योग के बराबर होता है। योज्य का मतलब ये होता है कि कुल आवेश विभिन्न भागों में आवेश जो होगा उनके योग के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, क्लियर? याद रहेगा आप लोगों को। मैं भैया वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके काम का है। जो काम का नहीं है बच्चों उससे हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। अगला जो आपका प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? मात्रक बताना बच्चों। जैसे मैं कहता हूँ कि कोई पृष्ठ है आपके पास, कोई पृष्ठ है बच्चों, कोई पृष्ठ है। इस पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी फाई ई की बात करें तो ई इंटू ए होगा बच्चों, ई इंटू ए होगा, या आप लोग ई इंटू आपका एस हो जाएगा, जो भी अपना क्षेत्रफल है बच्चों। इसको तोड़ेंगे तो ई ए कॉस थीटा होता है या ई एस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो किसी भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दीजिए। तो आप लोगों को ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी विद्युत क्षेत्र में, ये विद्युत क्षेत्र बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, किसी विद्युत क्षेत्र में रखा एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है, एकांक आवेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक होता है बच्चों न्यूटन प्रति कूलाम। क्या होता है बच्चों? न्यूटन प्रति कूलाम। क्या? न्यूटन प्रति कूलाम। इसके बाद ये प्रश्न महत्वपूर्ण है बच्चों कि गाउस का नियम क्या है? गाउस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल आवेश, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल आवेश है ना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। आवेश संरक्षण का सिद्धांत तो कोई बता सकता है, आवेश को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना तो उत्पन्न कर सकते, केवल इसको हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। योज्यता का नियम आप लोगों को बता दिया गया। योज्यता का मतलब क्या होता है बच्चों? किसी भी निकाय का कुल आवेश। जैसे मैं बात करता हूँ, एक निकाय है, इसमें बहुत सारे आवेश हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8, तो टोटल आवेश इसके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही आवेश का योज्यता का नियम बच्चों। यानी किसी भी निकाय का जो टोटल आवेश है उसके विभिन्न भागों में उपस्थित आवेश के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों? इसके पीछे रीजन बताना है आप लोगों को। जो काम का है वही चीज़ मैं बात करता हूँ। जैसे बच्चों मैं बात करता हूँ, आपका एक प्लस है और एक माइनस है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल करके प्लस से माइनस पे समाप्त होती हैं। ठीक है, प्लस से माइनस पे समाप्त होती हैं, कभी एक दूसरे को नहीं काटती। यदि बाई चांस ये जाकर के यहाँ पे काट देती तो बच्चों एक स्पर्श रेखा इसका ऐसा होता और एक स्पर्श रेखा इसका ऐसा होता। जबकि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की परिभाषा ये है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दिया जाए तो उसके परिणामी दिशा को व्यक्त करता है। अब दो रेखाएं बच्चों कुछ इस तरीके से काट दी एक दूसरे को, तो इसका स्पर्श रेखा ऐसे जाएगा, यहाँ पे इसका स्पर्श रेखा यहाँ पे जाएगा। यानी एक ही बिंदु पर दो तीव्रता का डायरेक्शन होगा, जो कि संभव नहीं है।
एक ही बिंदु पर बच्चों, यहाँ पर बिंदु हम P ले लेते हैं, एक ही बिंदु पर तीव्रता के दो डायरेक्शन जो कि संभव नहीं है, इसलिए दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटते। अगला प्रश्न बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं। देखो जैसे विद्युत फ्लक्स को हम परिभाषित करते हैं, ऐसे चुंबकीय फ्लक्स होता है बच्चों। जैसे हम बात करते हैं अपने पास कोई पृष्ठ है और पृष्ठ से बच्चों, पृष्ठ से कितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, है ना, उनकी लंबवत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम बोलते हैं बच्चों चुंबकीय फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र रेखा यदि जाएगी तो विद्युत फ्लक्स होगा, यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही तो आपका चुंबकीय फ्लक्स। इसको फाई बी से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, है ना, कितने चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कितने एरिया से टोटल जा रहा है, ये बच्चों आपका चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। ओके, इसका मात्रक अपना वेबर है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेंज का नियम काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों। लेंज का नियम क्या है, प्रेरित धारा की दिशा को बताता है। जैसे मान लीजिए अपना एक ये चुंबक है, किसी कुंडली के पास इसको ले जाते हैं, तो बच्चों जैसे ये N ध्रुव है, इसको पास में ले जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव होती है। तो यहाँ पे ये जो कुंडली है इसमें धारा उत्पन्न होता है बच्चों। तो प्रेरित धारा इस प्रकार से रहेगी, प्रेरित धारा की दिशा कि जिसके कारण उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करे। जैसे बच्चों ये अपना N है, N ध्रुव है, मतलब ये N ध्रुव की भांति कार्य करने लग जाए। यानी लेंज ने ये बताया कि किसी भी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है तो वो उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है ना। मतलब ये इस तरीके से व्यवहार दर्शाएगी, जैसे N ध्रुव है तो N के भांति कार्य करने लगेगा बच्चों, यानी एंटी क्लॉकवाइज इसमें धारा की दिशा हो जाएगी। ठीक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण स्वयं उत्पन्न होती है। इस नियम की सहायता से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है, यही लेंज का नियम है। लेंज का नियम का मतलब बच्चों बेसिक मैंने बताया कि भाई एक चुंबक है और एक कुंडली है, जब इसके बीच आपेक्षिक गति होती है बच्चों तो कुंडली से प्रेरित धारा उत्पन्न होता है, कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। अब प्रेरित धारा की दिशा ऐसी होगी कि जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करेगी, और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत इस पर लागू होता है। ऊर्जा संरक्षण के आधार पर ये है ना कार्य करता है। हम उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे जो एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला जो आपका प्रश्न बच्चों, अन्योन्य प्रेरण क्या है। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण क्या है बच्चों। जब किसी एक कुंडली में देखो स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण दोनों यहाँ पर मैं भी आपको बता देता हूँ। स्वप्रेरण बच्चों और एक अन्योन्य प्रेरण, क्या अन्योन्य प्रेरण, ध्यान दीजिएगा। स्वप्रेरण क्या होता है कि जब एक कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो उस धारा के प्रभाव से उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए बच्चों। कौन सी धारा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए। ठीक है, कौन सी धारा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए, तो ये आपका स्वप्रेरण कहलाता है। लेकिन बच्चों जब हम एक कुंडली में धारा प्रवाहित करें और पास स्थित दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए, यह प्रक्रिया बच्चों अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, अन्योन्य प्रेरण कहलाता है, अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। मैंने क्या बोला, जब एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाए तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यह प्रक्रिया बच्चों अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। क्या कहलाता है, अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। जब हम एक कुंडली में धारा बहाते हैं तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाए बच्चों, ये आपका अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। ठीक है, इस प्रश्न पे थोड़ा नज़र डालो कि विस्फोटक पदार्थ ले जाने वाले ट्रक से एक जंजीर बंधी रहती है जो जमीन को छूती है। क्यों, क्योंकि जब बच्चों विस्फोटक पदार्थ ले जाने वाला ट्रक है ना गति करता है तो वायु के साथ घर्षण होती है, और जब वायु के साथ घर्षण होती है तो आवेश उत्पन्न होता है। तो जब जंजीर जमीन को छुएगा तो आवेश कहाँ चला जाएगा, जमीन पे चला जाएगा, जिससे आग लगने की खतरा कम हो जाएगी बच्चों। देखो ट्रक की गति के द्रव्यमान उसकी धुरी पृथ्वी की चुंबकीय बल रेखाओं को काटती हुई आगे की ओर बढ़ती है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। प्रेरित आवेश का जंजीर द्वारा पृथ्वी का क्षरण होता रहता है, जिसके कारण विस्फोटक पदार्थ सुरक्षित बने रहते हैं। इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि जैसे ट्रक जो है गति करता है, आगे की ओर जाएगा, और पृथ्वी में भी आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मिलती है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या साथ के, भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखा है और एक कुंडली की तरह कार्य करेगा, तो भाई एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। यदि उसका संबंध पृथ्वी से रहेगा तो जंजीर के माध्यम से सारा आवेश पृथ्वी पर चला जाएगा। खत्म कहानी बच्चों। ठीक है, तो
खतरा से बच जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन ये वाला भी आप लोग देखना कि विद्युत परिपथ बंद करते समय स्विच में विद्युत चिंगारी क्यों दिखाई पड़ती है। कभी कभी देखना अंधेला हो कमरा, अचानक से बंद होता है तो अंधेला हो, ऐसे भी हो जाता है तो चिंगारी छोड़ती है। देखो, विद्युत परिपथ बंद करते समय परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में शीघ्रता से परिवर्तन होता है। बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में शीघ्रता से परिवर्तन होता है, फलस्वरूप इसमें प्रबल विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। परिणाम स्वरूप स्विच के सिरों पर इतना उच्च विभवांतर हो जाता है कि मध्य में स्थित वायु का रोधन टूट जाता है और चिंगारी उत्पन्न हो जाती है। कुल मिलाकर के जैसे ही स्विच को हम ऑफ करते हैं तो तेजी से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है बच्चों। तेजी से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, है ना। परिणाम स्वरूप स्विच के सिरों पर इतना उच्च विभवांतर हो जाता है कि वायु का रोधन टूट जाता है और तेजी से चिंगारी उत्पन्न हो जाती है। अन्य प्रण हमने आपको बता दिया। ये वाला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। विद्युत चुंबकीय प्रण के लिए फैराडे का दूसरा नियम कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के अनुक्रमानुपाती होता है। इसका गणितीय व्याख्या यदि आप लोग पढ़ लो बच्चों तो काफी इंपॉर्टेंट है। ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। जिससे आप लोगों को पता है कि एक चुंबक है और बच्चों इसके पास एक कुंडली है। चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव होता है, ठीक है। फलस्वरूप बच्चों इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इसका अस्तित्व कब तक बना रहेगा? इसका अस्तित्व कब तक बना रहेगा? जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा। यानी किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का अस्तित्व कब तक बना रहेगा बच्चों? जब तक कि इसके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव आएगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव कैसी आएगी? चुंबक और कुंडली के बीच लगातार गति होता रहेगा, इधर उधर आपेक्षिक गति होगी बच्चों, है ना। जब आपेक्षिक गति होगी तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में बदलाव होगी, फलस्वरूप चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा और चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तो अपना प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बदलता रहेगा। तो फैराडे का प्रथम नियम कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो है अस्तित्व कब तक रहेगा? जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और दूसरे में कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के समानुपाती होता है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। समानुपाती हटाते हैं तो के एक नियतांक लग जाता है बच्चों, ठीक, के एक नियतांक लग जाता है। समझ में आया? तो द्वितीय नियम है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि फ्लक्स परिवर्तन की दर एक समान बनी रहती है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल स्थिर होता है। तो फैराडे का दूसरा नियम काफी महत्वपूर्ण है जिसे आप लोगों को तैयार करना है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए बच्चों, प्रत्यवर्ती धारा के वर्गमाध्य मूलमान शिखर मान की परिभाषा लिखिए और संबंध बताइए, ठीक है। पहले तो वर्गमाध्य मूलमान, ठीक है। वर्गमाध्य यानी वर्ग करके माध्य निकालेंगे और इसके बाद मूल मान निकालेंगे। यानी कोई प्रत्यवर्ती धारा है बच्चों, इसका है ना वर्ग पूर्ण चक्र में धारा के तात्क्षणिक मानों के वर्गों के मध्यमान के वर्गमूल को प्रत्यवर्ती धारा का वर्गमाध्य मूलमान कहते हैं। बहुत सिंपल है। क्या बोला गया कि भाई वर्गमाध्य मतलब जो प्रत्यवर्ती धारा है उसके एक पूर्ण चक्र की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। प्रत्यवर्ती धारा जो है, प्रत्यवर्ती धारा है एक पूर्ण चक्र, एक पूर्ण चक्र यहाँ होता है ना। एक पूर्ण चक्र में धारा के तात्क्षणिक मानों के वर्गों के मध्यमान, जो धारा रहेगा बच्चों उसका वर्ग का मध्यमान निकालेंगे। कितना समय लगा तो ये मध्यमान निकलेगा। इसका जो मूल है बच्चों वो वर्गमाध्य मूलमान कहलाता है। कि किसी प्रत्यवर्ती धारा के एक चक्र में, एक पूर्ण चक्र में धारा के तात्क्षणिक मानों के वर्गों का जो माध्यमान है ना, उसका जब मूल मान निकालेंगे तो वर्गमाध्य, वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग मतलब जितने भी आपके तात्क्षणिक धारा हैं उनका वर्ग निकाल करके माध्य निकालेंगे, फिर मूल मतलब वर्गमूल निकालेंगे, तभी वो वर्गमाध्य मूल मान कहलाता है, ठीक है। और शिखर मान बच्चों धारा का अधिकतम मान। प्रत्यवर्ती धारा में जब धारा अधिकतम मान पे पहुंचता है तो धारा का अधिकतम मान उसका शिखर मान कहलाता है, ठीक है। जो कि आई नॉट बराबर, ये बच्चों आपका फार्मूला है, याद रखिएगा, आई आर एम एस बराबर आई नॉट अपॉन रूट 2,
या बच्चों आई नॉट बराबर √2IRMS। ये आप लोगों को फार्मूला याद रखना है। ऐसे बच्चों V नॉट बराबर होता है √2VRMS, है ना। और बच्चों यदि VRMS की बात करें तो V नॉट अपान √2 होता है। तो ये अपना शिखर मान, वर्गमाध्य, मूलमान हो जाता है। प्रत्यवर्ती धारा के चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव शून्य क्यों होते हैं बताओ। जब आधे चक्र में विद्युत धारा एक दिशा में तथा आधे चक्र में विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है, जिससे पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान शून्य हो जाता है। एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान शून्य हो जाता है, अतः प्रत्यवर्ती धारा के चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव शून्य होते हैं बच्चों। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि एक इधर इस दिशा में चला और फिर विपरीत दिशा में चला। अब जब विपरीत दिशा में हो गया तो भाई जब हम औसत मान निकालेंगे तो एक प्लस और एक माइनस बराबर है तो शून्य हो जाएगा बच्चों। इसी कारण से चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव शून्य होता है। खत्म कहानी। कितना सरल है। प्रत्यवर्ती धारा का चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव शून्य क्यों होता है? क्योंकि एक चक्र में बच्चों एक दिशा में चलता है और दूसरे में, है ना, दूसरे दिशा में। तो एक दूसरे का जब हम औसत निकालेंगे तो शून्य हो जाएगा, और जब औसत निकालेंगे शून्य हो जाएगा बच्चों। तो फिर खत्म कहानी। रासायनिक प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव अपना शून्य हो जाएगा। एक क्वेश्चन है बच्चों जो महत्वपूर्ण है, वाटहीन धारा किसे कहते हैं? यदि किसी परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो या शुद्ध धारिता जुड़ा हो तथा प्रतिरोध का मान शून्य हो तो विद्युत वाहक बल और धारा के बीच 90 डिग्री कालांतर होता है। इस स्थिति में परिपथ की जो औसत शक्ति इतनी होती है बच्चों, और जो धारा होती है वो वाटहीन धारा कहलाती है। कहने का मतलब एक ऐसा परिपथ जिसमें शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता जुड़ा हो और प्रतिरोध शून्य हो, तो कुल मिलाकर के ऊर्जा का क्षय नहीं होगा, और ऐसी स्थिति में बच्चों उसको हम वाटहीन धारा कहते हैं। यदि किसी परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो या शुद्ध धारिता हो तथा प्रतिरोध का मान शून्य हो तो विद्युत वाहक बल और धारा 90 डिग्री कालांतर होगा, और इस स्थिति में औसत शक्ति अपना शून्य होगा बच्चों। और इसी को हम बोलते हैं कि भाई वाटहीन धारा। कि इस प्रकार यदि किसी प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध धारिता तथा परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो तो परिपथ में जो धारा प्रवाहित होती है बच्चों, किंतु परिपथ में ऊर्जा का क्षय बिल्कुल नहीं होता। मतलब धारा तो बहेगा लेकिन ऊर्जा का क्षय नहीं होगा। इस धारा को ही हम बोलते हैं वाटहीन धारा। क्या बोलते हैं बच्चों? वाटहीन धारा। क्लियर? अब एक क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों कि नागरिक विद्युत वितरण में प्रत्यवर्ती धारा के रूप में दी जाती है, दिश धारा के रूप में क्यों नहीं? क्योंकि भैया हम ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं विद्युत वितरण में। आप सबको पता होगा कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं, और ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यवर्ती धारा में ही प्रयोग होता है, जो कि धारा की प्रबलता को घटा करके और बढ़ा भी सकता है। समझ में आई बात? कि इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों कि प्रत्यवर्ती धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग करके इसकी प्रबलता को घटाया कर बिना क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते, इससे प्रत्यवर्ती धारा प्रयोग करते हैं। वहीं पे प्रत्यवर्ती परिपथ में वाटहीन धारा कैसे प्राप्त करते हैं? तो वाटहीन धारा प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध नगण्य होना चाहिए, शुद्ध प्रेरकत्व या बच्चों आपका शुद्ध धारिता वाला परिपथ हो तो आपका वाटहीन धारा प्राप्त होता है। तो वाटहीन धारा परिपथ में कुंडली का उपयोग करके व्यवहारिक रूप से वाटहीन धारा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। ट्रांसफार्मर के क्रोड पटलित बनाए जाते हैं क्यों? काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों आप लोगों के लिए। ट्रांसफार्मर का क्रोड पटलित बनाया जाता है क्यों? ट्रांसफार्मर के क्रोड को पटलित बनाकर भंवर धारा के प्रभाव को कम किया जाता है। क्रोड में पटलित होने से उसका प्रतिरोध बहुत अधिक हो जाता है, अतः भंवर धाराओं की प्रबलता बहुत कम हो जाती है। इस प्रकार विद्युत ऊर्जा का उसमें ऊर्जा में अपव्यय नहीं हो पाता। समझ में आया क्या? कि पटलित क्रोड इसलिए बनाया जाता है ताकि उसका प्रतिरोध अधिक हो जाए, और प्रतिरोध होने पर उसमें भंवर धारा उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, चीजें क्लियर है कि ट्रांसफार्मर के क्रोड को पटलित बनाकर धाराओं के प्रभाव को क्या किया जाता है? कम किया जाता है। क्रोड पटलित होने का प्रतिरोध अधिक हो जाता है, जिससे उत्पन्न भंवर धारा प्रबलता कम हो जाती है, और विद्युत ऊर्जा का उसमें ऊर्जा में अपव्यय नहीं हो पाता। ठीक, क्लियर? और फिर बच्चों प्रतिघात और प्रतिबाधा आप लोग बता दो। प्रतिघात का मतलब होता है जब परिपथ में प्रेरक कुंडली द्वारा या तो बच्चों संधारित्र द्वारा अवरोध डाला जाता है, उसे हम प्रतिघात कहते हैं। लेकिन बच्चों
प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा में जो प्रतिबाधा होता है तो प्रतिरोध, कुंडली या आपके पास संधारित्र है, इनके कॉम्बिनेशन के द्वारा जब अवरोध डाला जाता है उससे हम प्रतिबाधा कहते हैं। कुछ समझ में आया कि प्रतिघात क्या है? जब किसी परिपथ में प्रेरक कुंडली या संधारित्र द्वारा अवरोध डाला जाए वो प्रतिघात है। लेकिन वहीं पे बच्चों अपने किसी भी परिपथ में कॉम्बिनेशन हो, प्रतिरोध किसके साथ जुड़ा हो? आपकी कुंडली के साथ, या कुंडली प्रतिरोध के साथ जुड़ा हो, या कुंडली आपका संधारित्र के साथ जुड़ा हो, तो कॉम्बिनेशन के द्वारा जब अवरोध डाला जाता है उसे हम प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।